बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए अच्छा दिन साबित हुआ और जो एक प्लानिंग की गई थी, जो कोशिश की जा रही थी कि आज इमरान खान साहब को किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी तैयारी की हुई थी और खामोश एहतजाज होना था और भरपूर होना था, क्योंकि इमरान खान साहब को ये इत्तला मिल चुकी थी कि आज किसी न किसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करके एक दफ़ा चेक किया जाएगा कि अवामी रद्द अमल किस हद तक है और अवामी रद्द अमल आएगा या नहीं आएगा। और अगर अवामी रद्द अमल ना आया तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ और सख्त इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का इरादा था हुकूमत पाकिस्तान का, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का। और इसीलिए कल इमरान खान साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर में कुछ इशारे दिए और उन इशारों में वाज़ेह तौर पर एक प्लान दिया और वो प्लान था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और तमाम लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपनी गलियों में निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। इस के लिए प्लानिंग और मनसूबाबंदी और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से की गई थी, क्योंकि अब पैरेलल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पैरेलल नौजवानों का ग्रुप लेके आ रही है और उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से उन पे काम किया जा रहा है ताकि वो रडार पर भी ना आए और जो पार्टी की तंजीम है उसको भी लेके आगे बढ़ें, और उस पर बहुत अच्छा काम हो गया है। और ये इत्तला हुक्मरान जमात, हुक्मरान इत्तेहाद को भी मिल चुकी थी कि अगर इमरान खान साहब पे ये अटैम्प्ट की गई आज उनको गिरफ्तार करने की, तो उसके हालात जो, उसके नताइज जो हैं वो संगीन हो सकते हैं। और अगर एक दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ये जो जितना भी खौफ इस वक्त फैलाया जा रहा है, ख़वातीन और 10,000 से ज़्यादा जो सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं, उसके बावजूद और मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे मुकदमात और जो जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार अफरीदी, आलिया हमज़ा और डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज, इन सब के ख़िलाफ़ मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, इन सब को जो ज़ेर हिरासत है उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, इन सब के बावजूद अगर पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और गुब्बारा मज़ीद फट जाएगा और गुब्बारे से हवा और निकल जाएगी। लिहाजा आज कोई ऐसा एडवेंचर हुकूमत ना कर सकी और इमरान खान साहब की तमाम अदालतों से न सिर्फ ये कि ज़मानतें, कुछ में ज़मानतें कन्फर्म हो गई और कुछ अबूरी ज़मानतों में इजाफा तोसी कर दी गई उसमें, तो ये तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई और रस्मी भी गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर है वो नशर तो होनी नहीं है और नशर इसलिए नहीं होनी कि पाबंदी लगाई हुई है, न सिर्फ हुकूमत पर पाबंदी है बल्कि हुकूमत ने मीडिया पर भी पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पर भी पाबंदी है कि उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लेना। तो हुकूमत से ऊपर हुकूमत, हुकूमत से ऊपर और हुकूमत, तो लिहाजा सब पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, बयान तो चलना बहुत दूर की बात है। तो आज ये मुकदमे भी रिपोर्ट होते हैं, तो जब मुकदमे रिपोर्ट होते हैं कि फ़लाँ मुकदमे में ज़मानत हो गई तो कहा जाता है कि जी पार्टी के चेयरमैन की या पार्टी के हेड की ज़मानत हो गई। इस तरह से वो भी गोल मोल खबरें दी जाती हैं और वो भी बहुत कम दी जाती हैं। बहरहाल ये एक अच्छा दिन था। इसी तरीके से बुशरा बीबी की भी ज़मानतें हो गई हैं कन्फर्म, वो भी अपेयर हुई, बुशरा बीबी भी थी और वो भी इमरान खान साहब भी आए थे और उनके वकला की टीम भी मौजूद थी। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ बातें भी की हैं। उन्होंने अगेन रिपीट किया है और उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा, किसी भी सूरत में अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और ना ही सरेंडर करूँगा, बल्कि हमारा दामन साफ है। और जब भी 9 मई की, उन्होंने कहा कि 9 मई की जब भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, जब भी होगी जुडिशल इंक्वायरी होगी, उसमें 9 मई के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसमें मुलव्वस नहीं निकलेंगे, बल्कि ये एक प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पे एक प्लान किया हुआ था, प्री प्लान प्रोग्राम था, उसमें वो लोग मुलव्वस होंगे। और गाड़ियां भी पुलिस ने खुद जलाई, वो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें, हकीकतें सामने आएंगी जब ये इंक्वायरी होगी। लिहाजा 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का खौफ में मुब्तला नहीं हैं।
اور ہم ہر عدالت میں ہر فورم میں مقابلہ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں اور وہ بھی سویلین کے، اور وہ بھی بغیر کسی تحقیقات کے، یہ نہیں ہو سکے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بہرحال انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا، اور یہی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چودھری اعتزاز احمد صاحب عمران خان نے اس معاملے کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے فوجی عدالتوں کو۔ تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزوں میں ہرڈل آ رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ حکمراں اتحاد نے بھی انکار کر دیا۔ حکمراں اتحاد میں بھی اختلافات ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں کو فوجی عدالتوں کے سامنے ڈالا جائے اور فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائیں دلوائی جائیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوز کر رہی ہے، اس کا بھی کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ آج جو دلچسپ بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اسد عمر صاحب کا ہوا ہے ٹاکرا، اور اسد عمر صاحب کا ٹاکرا کورٹ روم میں ہوا ہے، اور اسد عمر صاحب پہلے سے موجود تھے، ایک کرسی بھی انہوں نے خالی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو اسد عمر صاحب آگے موجود تھے، ان سے شیک ہینڈ کیا، سلام دعا کی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب کرسی پر نہیں بیٹھے اسد عمر صاحب کے ساتھ، بلکہ وہ روسٹرم پہ چلے گئے، اور اس کے جواب میں پھر اسد عمر صاحب بھی اٹھ کر روسٹرم پہ چلے گئے اور عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے رہے، اور یہ ایک اسمائل پاس ہوا۔ ظاہر ہے کوئی ایسا ایڈورس گفتگو بھی نہیں ہوئی، اور بھی کسی نوعیت کی گفتگو وہاں پہ نہیں ہو سکی۔ پھر اسد عمر صاحب کا کیس ٹیک اپ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ جانے لگے تو صحافیوں نے پوچھا ان سے کہ جناب آپ جا رہے ہیں؟ تو چیئرمین صاحب تو ابھی ادھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی اہلیہ کو ایئرپورٹ چھوڑنا ہے، میرا کیس ہو گیا ہے، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ لہٰذا اسد عمر صاحب وہاں سے نکل دیے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف، اسد عمر اور عمران خان صاحب کے کہانی ہے۔ پھر ایک اور آپ کو بتا دوں، آج ایک اور کیس بھی ہوا ہے جی، اس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور وہ ہے ریویو سپریم کورٹ کے بارے میں، جو ریویو رولز کے بارے میں تبدیل کیے گئے تھے، جس میں نظر ثانی کا ایک اختیار اور پھر بینچ بنانے کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سے لے کے، سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے اختیارات نیچے دے دیے گئے تھے کہ وہ نیچے جو سینئر موسٹ ججز ہیں اور چیف جسٹس ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور پھر کس طریقے سے آگے لے کے جانی ہے۔ پھر ایک اور ترمیم کر دی گئی، اور وہ 3 کے بجائے 5 رکنی بینچ سنے گا، یعنی عمران خان صاحب، جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کو جو ایک ریلیف دینا مقصود ہے، وہ ترمیم جو ہے وہ کیس آج سنا۔ ریویو اینڈ رولز پروسیجر ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس میں آج سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور بہت جلد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے حکم دیا ہے تمام فریقین کو کہ 2 دن کے اندر اندر اگر آپ نے کوئی ریٹرن تحریری طور پہ کو سبمٹ کروانی ہے بات تو کروا دیں، اس کے بعد پھر آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ ہوگا اس میں، جس کے تحت ایک نظر ثانی 184(3) جو ہے جو لیا جاتا ہے سو موٹو نوٹس، اس کے خلاف فیصلوں پہ اپیل کیسے کی جائے گی۔ تو اپیل اور نظر ثانی دونوں کا چل رہا تھا، لیکن جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ کم از کم یہ قانون جو ہے وہ ایز اٹ از اس شکل میں شاید محفوظ نہ رہ سکے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمان نے یہ ان کی ڈومین میں عدلیہ کی آزادی کے بنیادی روح کے یہ خلاف ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ جو بھی کیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 مقدمات میں ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، 3 مقدمات میں جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے خلاف آرگومنٹس دیے جا رہے تھے تو ان کے وکیلوں نے کل 160 کیسز ہیں اس وقت عمران خان صاحب پہ، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ڈالرز کی قلت بدستور بڑھ چکی ہے جی، اور ڈالرز کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو اشیاء باہر سے آتی ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دی جائے۔ اور ایک اور پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو صاحب نے ایک دھمکی دی تھی سوات میں جلسے کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ میں جو بجٹ منظور کیا گیا پیش، اس کی منظوری کی کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ پیپلز پارٹی اس بجٹ کی منظوری کی گارنٹی نہیں دے سکتی، کیونکہ اس میں ہمارے مطالبات نہیں، ہمارا انپٹ شامل نہیں ہے بطور پیپلز پارٹی اتحادی جماعت کے۔ لہٰذا وزیر اعظم نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے
फौरी तौर पे 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। बिलावल की वार्निंग काम आ गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वार्निंग दी थी 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। और यूं क्योंकि हो ये रहा है, मैं आपको बताऊं कि नून लीग जो है वो तमाम का तमाम फंड्स, मैक्सिमम फंड जो है तरक्याती स्कीमों के जरिए, तरक्याती फंड्स के नाम पे वो पंजाब में खर्च कर रही है। और पंजाब में अपने जो टिकट होल्डर्स MNAs और MPs हैं उनको दिए जा रहे हैं, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा में दिए जा रहे हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं, और इसलिए वहाँ पे बेदरेक पैसा खर्च किया जा रहा है। और बाकी जो तमाम हल्के हैं या तमाम पीपल्स पार्टी है उनको भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ANP को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, पीपल्स पार्टी को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, MKM को कोई लिफ्ट नहीं हो रही, BAP को के साथ भी यही सलूक है। पंजाब सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है, या फिर नून लीग अपने आप को अकोमोडेट कर रही है, इसके अलावा किसी को नहीं कर रही। बेदरे खजानों की जो तिजोरियां हैं वो खुली हैं और वो सबका सब काम हो रहा है, लिहाजा ये चीज़ें हो रही हैं जी। और मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त अंडर प्रेशर है मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इत्तेहादी हैं उनके, और किस किस को मुतमिन किया जाएगा किस किस को नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन 25 अरब रुपया फौरी तौर पे मंजूर करवा लिया है, कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, और पीपल्स पार्टी को पैगाम भी दे दिया गया है। ये है सूरत हाल इस वक्त की सिचुएशन। जो कानून साजी से मुतालिक केस था जी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स से मुतालिक, तो उसमें जो समाअत हुई वो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो हेयरिंग मुकम्मल हो गई है उसमें जो सवालात हैं वो खासतौर पे पूछे गए हैं कि नज़रसानी और अपील को एक जैसे देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया है, अदालत को हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना होगा, और नज़रसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या ये तफरीक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आहिस्ता आहिस्ता दलाइल से हमें समझाएं। आप कह रहे हैं कि अपील के हक से पहले आइन लोगों का इस्तेहसाल करता रहा है, यानी वो दोबारा मैं बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप कह रहे हैं कि अपील के हक से पहले आइन लोगों का इस्तेहसाल करता रहा है। एक आइनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीकाकार नहीं था, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप तो ये कह रहे हैं कि आज से पहले जितना भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले है 184(3) के तहत उसमें इस्तेहसाल किया गया, तो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है भारत में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में बराह रास्त नजरसानी अपील का हक नहीं है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और इसलिए इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त कोर्ट का माइंड क्या आप चाहते हैं अदालत कानून से अपील वाला लफ्ज हज़फ कर दे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं नजरसानी कानून की लफाजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसमें मसाइल ज़रूर हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और उसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 3 रुकनी बेंच फैसला दे तो क्या 4 रुकनी बेंच नजरसानी कर सकेगा। लार्जर बेंच से मुराद लार्जर है जितने भी जज हों। हम आईनी दायराकार की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस नजरसानी में कोई गलती पहले फैसले में है तो दिखाना होगी, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। हत्ता के अपील में आपको पहले फैसले में कोई गलती दिखाना होती है। आप केस की दोबारा समाअत की बात कर रहे हैं, इसका तो कोई ग्राउंड होगा अगर है तो। और हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं कि 184(3) के खिलाफ रेमेडी होनी चाहिए। आप वो रेमेडी आईनी तकाज़ों के मुताबिक दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं। रेमेडी देने के ग्राउंड को वाज़ेह करना ज़रूरी है। अदालत को नजर आए कि नाइंसाफ़ी हुई तो 187 का इख्तियार कर लेती है, यानी कि ऑलरेडी मौजूद है तरीक़ाकार। अदालत को 187 के तहत इस्तेमाल करने के लिए ऐलान नहीं करना पड़ता। इमरान टिवाना केस में अदालत करार दे चुकी है कि ठोस वजूहात के बगैर कानून कलअदम नहीं होगा। लिहाजा जी ये सारी गुफ्तगू हुई है। इस केस में वफाक में जवाब देना था, उन्होंने दे दिया। सिर्फ 10 मिनट दें, अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वकील इलेक्शन कमीशन, आप जो कुछ कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर दे दें, चीफ जस्टिस ने कहा। बैरिस्टर अली जफर ने वीडियो लिंक पर जवाबी दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अपने जवाबी दलाइल में सारी बातों को दोबारा से असर-ए-नौ अपने मौक़िफ़ को पेश किया। हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें लिख कर देते, कोशिश है 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, अली जफर साहब ने कहा। और उन्होंने फिर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और रिव्यू
اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ اب جلد سنایا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔